दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरआरबी एएलपी की वैकेंसी के बारे में जो अभी रिलीज़ हुई है। इस वीडियो में जो खास आपके लिए है कि मैं गिव अवे करने जा रहा हूं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा तैयारी करने के लिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में गिव अवे करने जा रहा हूं, ये किताब कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, मैं आगे बताऊंगा कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसे जीत सकते हो, इसके क्या क्राइटेरिया है। ओपनिंग डेट है जो कि है 20 तारीख यानी कल से इसकी ओपनिंग शुरू हो जाएगी। आप जिस आरआरबी से बिलोंग अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। और जिसका जो आखिरी डेट है 19 फरवरी, इसमें 29 फरवरी तक एक्सटेंशन भी मिलेगा। जिनका मिस्टेक हो गया फॉर्म अप्लाई करते दौरान, उनको 29 फरवरी तक अपना करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए आपको 250 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। आइए इसके जरा देखते हैं। ये लेवल 2 का है। लेवल 2 में 19,900 बेसिक, ये इनिशियल पे जो है ये बेसिक पे की बात कर रहे हैं। इसके बाद इसमें HRA, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ड्राइविंग अलाउंस, NH और नाइट ड्यूटी अलाउंस, तरह तरह के अलाउंस लग के ये 40-50 हज़ार तक आराम से बन जाएगा। ठीक, इसमें जो है मेडिकल स्टैंडर्ड है A1 है। A1 है जो मेडिकल स्टैंडर्ड, ये इंडियन रेलवे में सबसे टफेस्ट स्टैंडर्ड है ये। इसमें इसकी आंखों की जांच बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि ALP का जो काम होता है लोको पायलट का, आँख उनमें अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इनकी जो एज रखी गई है 18 से 30 साल की एज है। हालांकि जो जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC से उनको 3 साल और SC ST से उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और एक्स सर्विसमैन जो है और जो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, उनके सर्विस की डिपेंड अपॉन भी उनको भी अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। टोटल वैकेंसी है इसमें 5696। कई लोगों का ये कहना है कि सर इस बार बहुत कम वैकेंसी आई है, बहुत मतलब नाखुश है। देखिए, वैकेंसी का कम होना ज़्यादा होना अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में ये है कि अपने मेहनत करें। आपको कितना सीट चाहिए, 5,000 में से आपको कितना सीट चाहिए, जो भी पूछते हैं, जाहिर सी बात है एक ही सीट चाहिए, है ना। तो आप एक ही सीट के हिसाब से आप तैयारी कीजिए ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि 5,000 बहुत कम सीट लेके आ ले गई है। जितना टफ आपके लिए होगा उतना ही टफ आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो एप्लीकेशन डेट क्लोज होने से पहले आपके पास मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर कुछ लोगों का कहना रहता है कि मेरा भी फाइनल एग्ज़ाम देना बाकी है, लास्ट ईयर है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, या फिर हमारा एग्ज़ाम तो दे दिया है लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, या फिर मार्कशीट आना बाकी है, तो वो सब नहीं चलेगा। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। आगे पॉइंट है ये सिग्नेचर। अक्सर ये सिग्नेचर का प्रॉब्लम आता है। कोई कैंडिडेट साइन तो कर देते हैं, उनको ध्यान में रहता नहीं मैंने किस तरह साइन किया, फिर जब DV में अलग साइन हो जाता है तो फिर आगे जाके फाइनल मेरिट में प्रॉब्लम आता है। तो सिग्नेचर आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में तो या फिर हिंदी में तो हिंदी में, और रनिंग में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि आपकी जो जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो आपको कॉल लेटर आएगा, जो कि आप ईमेल से डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको वाया पोस्ट कुछ नहीं आने वाला है। और ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं मेंशन कर देता हूँ। आरआरबी के हाथ में, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ये है कि वो कोई भी वैकेंसीज कभी भी बढ़ा और घटा सकती है, चाहे तो नील भी कर सकती है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया। तो कोई बाद में आके ये नहीं बोलेगी कि यार आपने ऐसा क्यों कर दिया। और एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको सब बता रहा हूँ मैं आपको, पोस्टिंग के रिलेटेड। तो जो भी कैंडिडेट्स है वो ध्यान से अपना आरआरबी चूज़ कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आपके आरआरबी जब पास हो गए, जब पोस्टिंग मिल जाएगी, फिर आप सोचते हो, कभी कभी ऐसा रहता है ना कि चलो मैं उस आरआरबी में चला जाता हूँ, वहाँ पे कंपटीशन कम है, बाद में जब पास हो जाऊँगा फिर ऑन रिक्वेस्ट लगा के अपने मैं होम टाउन में आ जाऊँगा। रेलवे को इससे एतराज़ है, इन्होंने बता दिया साफ साफ, जो भी पोस्टिंग लेंगे ध्यान से लीजिएगा। क्यों? एक आरआरबी चूज़ कीजिएगा कि 5 से 10 साल तक आप ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। 5 से 10 साल, ये 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। कई जोन में तो ऑलरेडी ये रूल लागू कर दिया है कि 10 साल तक आप ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई नहीं कर सकोगे। बंदा वो परेशान होकर फिर वहीं पे ज़िंदगी भर वही काटता है। SC ST वालों को फ्री ट्रेन ट्रैवल अपने घर से एग्ज़ाम सेंटर आने के लिए, ये तो हमेशा ही रहता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस। जैसे कि मैं इससे पहले ही बताया था, A1 कैटेगरी है इनका लोको पायलट के लिए। ये बाकी हम जैसे स्टेशन मास्टर, हमारा भी A2 रहता है, ठीक है, गार्ड का A2, पॉइंट्समैन का A2, लेकिन लोको पायलट सिर्फ एक ऐसा मात्र एम्प्लॉय है जिनको A1 लेता है। A1 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। और फिजिकल फिटनेस इन ऑल रेस्पेक्ट्स।
जनरल फिटनेस जिसमें मांगा गया है, जिसमें बंदा चल फिर सकता हो, उठ बैठ सकता हो, सारे उसके मतलब जब मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाता है जनरल फिटनेस में डॉक्टर ये देखते हैं कि बंदा उठ बैठ सकता है, सारी दिनचर्या अपने काम कर सकता है, नॉर्मल है बस। अक्सर लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर जैसे पूछते कमेंट्स में कि मेरे बचपन में हड्डी टूट गया था, या फिर टैटू है, दांत में कैविटी है, इस तरीके के प्रॉब्लम आपके, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। आप खाली नॉर्मल आप चल फिर सकते हो, घूम फिर सकते हो, अपना दिनचर्या काम कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड जनरल फिटनेस। मेन है अपना विजन स्टैंडर्ड। इसमें 3 स्टेप है। डिस्टेंट विजन 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, ओके। नियर विजन वो भी विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, और मस्ट पास्ट और कलर विजन टेस्ट। देखिए इसमें डिस्टेंट विजन आपका अपने अड़ोस पड़ोस में जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहते हैं, जो चश्मा बना के देते हैं, आप उनके पास भी जाके अपनी आंखों की जांच करा सकते हो, आपको बता देंगे आपका 6/6 है या नहीं। फिर जो नियर विजन है, ये आपके बुक पढ़ाया जाएगा आपको, जिसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहेगा, इधर हिंदी और इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसमें कलर विजन टेस्ट देखा जाएगा। इशिहारा बुक रहती है, जिसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं हो, रात को आपको अच्छे से सारे कलर दिखते हैं कि नहीं, इस तरीके से 2-4 तरह के टेस्ट किए जाएंगे। अगर आपका आँख नॉर्मल है तो इसमें कोई घबराने की वाली बात नहीं है। और प्रॉब्लम आता है मेडिकल के दौरान, सब एग्ज़ाम पास तो हो जाते हैं बच्चे, फिर मेडिकल में फंस जाते हैं। क्यों कि उन्हें पता ही रहता नहीं, उनको बचपन जवानी में कभी भी स्टेज पे उन्होंने अपना आँखों की रोशनी कम हो रही थी तो उन्होंने अपना लेसिक ऑपरेशन करा लिया, ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन जो कि रहता है। लेकिन ये अलाउड नहीं है रेलवे में। आपके आँखों की टेस्ट की जाती है वहाँ पे मशीन के द्वारा कि इसने किसी कैंडिडेट ने लेसिक ऑपरेशन कराया कि नहीं, उसमें आप छट जाओगे। तो अगर आपने लेसिक कराया तो इसमें आप अप्लाई मत कीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है एज लिमिट, जैसे कि तो हमने डिस्कस कर लिया 18 से 30, और कैटेगरीज वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और डेट ऑफ बर्थ का इशू आता है, सब पूछ रहे थे डेट ऑफ बर्थ कैसा कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यूआर वालों को 1994 से कम, नॉट बिफोर, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए, और इसमें भी ऐसा, इसमें भी ऐसा है। और ये जो 2006 से बाद का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर 18 के नीचे चला जाएगा। अगला एग्जामिनेशन फ़ी सबके लिए 500 रुपये है, और जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उन्हें 250 रुपया है। तो देखिए ध्यान से इसको फिलअप कीजिएगा। कोई कोई बंदे और स्मार्ट बनते हैं, अपने आप को EWS बनाते हैं या OBC कुछ भी, इस कैटेगरी में कुछ 250 रुपये बचाने के लिए, बाद में उनको तकलीफ हो जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें NOC को लेके। जी जो भी रेलवे एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी ग्रुप C या ग्रुप D में काम कर रहे हैं, जिनको ALP में जाना है, खासकर जो ग्रुप D वाले, तो वो उनके पास NOC होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ DV। जब ALP के एग्ज़ाम CBT 1 CBT 2 पास कर लोगे और सब मेहनत करके आप जब DV में पहुंच जाओगे, अगर आपके पास NOC नहीं रहा तो आपको आगे बढ़ने देंगे नहीं। तो इससे अच्छा है आप जब एग्ज़ाम अप्लाई करोगे उस दौरान आप अपने हेडक्वार्टर से आप NOC अप्लाई कर दीजिए कि मुझे NOC चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपके अगर कोई बैकग्राउंड जांच करेंगे, आपके यहाँ पर कोई विजिलेंस केस या कोई करप्शन गया या कोई पेनल्टी, कोई इस तरीके से कोई आपका बैकग्राउंड क्लीन है, तो आपको NOC तुरंत मिल जाएगा। कोई इसमें कोई बड़ी इशू बात नहीं है। अगला बात है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका रिक्रूटमेंट तरीका कितना होगा, देखिए ये 1 2 3 4 5 स्टेजेस, इसके 5 स्टेजेस रहते हैं। CBT 1 CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, फिर ये साइको टेस्ट जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्ज़ाम, ठीक है। फिर इसको फिर अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हुआ है। CBT 1 जो है एक शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है CBT 2 के लिए, जो कि ये मेन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक। इसमें क्लियर बताया भी गया है, द मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट। फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें CBT 1 का कोई लेना देना नहीं है। तो पैटर्न क्या है CBT 1 का, ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है जिसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। तो इसका जो सिलेबस है मैथ्स, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सिलेबस में कवर होगी। तो इसी में से आएगा जो भी आएगा। उसके बाद जो मेन आता है सेकंड स्टेज CBT 2। जो भी CBT 1 में पास हो जाएंगे उनको CBT 2 में बुलाया जाएगा। तो 15 टाइम्स ऑफ जो वैकेंसी है उस RRB की उस बोर्ड में 15 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो पैटर्न देख लेते हैं और सिलेबस क्या है CBT 2 का। इसके CBT 2 के भी 2 पार्ट है, पार्ट A और पार्ट B। इसमें जो पार्ट A है, जी मैंने अंडरलाइन करके रखा है,
ये इम्पोर्टेंट है। पार्ट बी क्वालिफाइंग इन नेचर है। पार्ट ए में भी वही मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, लेकिन इसमें थोड़ा डीपर आएंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएंगे, थोड़े इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और जो पार्ट बी है इसमें आपके ट्रेड, जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हो उस ट्रेड से स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक जो पार्ट बी है क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होगा। और पार्ट ए है जो कि CBT 2 का जो मेन एग्ज़ाम है, ठीक। इसमें फिर आगे चलते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेजेस, यानी साइको के लिए। एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट ऑफ irrespective ऑफ द कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ पार्ट बी। चलिए इसे देख, जैसा कि मैंने बताया था अभी, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट बी में क्या आएगा, जैसे कि ट्रेड सिलेबस, जो आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हो उस लिस्ट से लेना देना आएगा। तो ये कौन से ट्रेड है आपके, देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, और इसी के अंदर जो ब्रांचेस हैं उसको डिस्कस किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन में आपके लिंक में दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हो, और ये इंटरनेट में अवेलेबल भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद जब CBT 1 और CBT 2 क्लियर हो जाएगा आपका, तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 8 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी बुलाया जाएगा। तो ये इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो मेन आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो CBT 2 का पार्ट ए प्लस साइको, इसका ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इसमें आपको स्कोर करना है। इसमें CBT में अपना साइको में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जिनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से साइको के लिए, वो ये RDSO के द्वारा ये बनाया जाता है। उनके वहाँ पे फॉर्मेट भी रहता है। तो जब मैं स्टेशन मास्टर में था तो ये इस वेबसाइट से मैंने हेल्प ली थी। तो इसमें क्वालिफाइंग इन मार्क्स है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी। मतलब उसके 3 से 4 प्रकार के उसके साइको टेस्ट होता है। उसमें हर एक में आपको 42 मार्क्स इन ईच सेट में आना चाहिए आपको। तो ये भी है, इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत क्रिटिकल इशू रहता है। बात करते हैं गिव अवे की। जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया है, जो कोई भी एग्ज़ाम को पास करने का जो बेसिक फंडा रहता है, किसी से भी आप पूछ लीजिए जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया इससे पहले भी, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो RRB ALP को पास करने के लिए काफ़ी क्रूशियल रहेगा ये किताब। चाहे आप कोई भी पब्लिशर से लो, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस। ये जो किताब है, मैंने खुद जब 2011 या 12-13 में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने खुद इसका काफ़ी हेल्प लिया था। तो इस बार मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये स्टेज 1 और स्टेज 2 के। इसमें सारे 2018 से 19 में जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे, जैसे कि उसके ये क्वेश्चन पेपर है विथ सॉल्व आंसर्स। जैसे कि बता सकते, यहाँ पे देख सकते हो 56 सेट्स है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आपको इजीली अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे। खाली जाके आप टाइप कीजिए किरण RRB ALP, तो उसमें तमाम तरीके के आपकी किताबें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं इनके पास। तो ये ऐसा कुछ इसका बनावट है। पीछे भी इसके काफ़ी सारे इसको मैथ्स, रीजनिंग सब सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। खैर, अपने को अपना तो मेन फोकस है RRB ALP, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आपको, ये कुछ ऐसा इसका फॉर्मेट है सेट 1, ठीक है। जैसे ये ख़त्म हो जाता है, इसके आंसर तो दिए हुए हैं, साथ ही साथ किस तरीके से इस आंसर पे पहुँचे हैं तो ये इसके साथ आपको सॉल्व करके दिखाया गया है, ताकि बंदा बीच में नहीं छूटेगा यहीं पे, इस तरीके से। फिर RRB एंड ALP टेक्नीशियन परीक्षा 9/8/2018 शिफ्ट 2 की बात है ये। खैर, इस बार तो सिर्फ ALP की वैकेंसी आई है, तो उस हिसाब से ये है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 इस तरीके से आपके पास कोई भी एग्जाम पास करने के लिए सॉल्व क्वेश्चंस पेपर होने ही चाहिए। आप कोई भी इंस्टीट्यूट से लो, कोई भी पब्लिकेशन लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये है जो जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, जिसको मैंने खुद पास किया था एग्ज़ाम में। खैर, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये मेरा खुद का जो पुराना बुक्स है, जो प्रैक्टिस सॉल्व पेपर, काफ़ी हालत इसकी ख़राब खस्ता हो गई है। जैसा कि देख सकते हैं, SSC टायर 1 एग्ज़ाम 26/6/2011 फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, किरण पब्लिकेशन। ये काफ़ी पुरानी किताब है भाई साहब। खैर, ये तो साइड पर रख देते हैं। इस बुक आपको लिंक में आपको पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं।
रही बात गिव अवे की, मैं इसमें गिव अवे करने जा रहा हूँ ये बुक्स। ऐसे करीब 3 जन को मैं सिलेक्ट करूँगा जो ये बुक को मैं आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। तो क्राइटेरिया ये है कि आपको लाइक और शेयर तो करना ही भाई साहब, तभी तो आपका चैनल ग्रो होगा। खैर, और जो कमेंट्स में आप बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपको ये किताब क्यों चाहिए, ठीक है। जिसका भी आंसर अच्छा लगेगा मैं उसको वो विनर रहेंगे। जब आपका ये सारे स्टेजेस क्लियर हो जाएगी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी, तो फिर सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बराबर क्लियर होने चाहिए। अगर कोई करेक्शन है तो ऑलरेडी आपको करवा लेना चाहिए। अभी इसमें पॉइंट नंबर 13 में बताया कि आप अप्लाई कैसे करें। तो आपको जैसे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा आपके लिए, उसके पास मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी होना ही चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रिसेंट क्लियर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगेंस्ट ए प्लेन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और इसका साइज़ है 30 to 70 KB होना चाहिए। और हमेशा 12 देखिए 12 कॉपीज़ आपके पास ऑल द टाइम होना चाहिए। जब आप DV में जाओ और जब भी आप फाइनल DV के लिए जाओ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान आपके पास 12 से 15 कॉपी तो रखना ही चाहिए भाई साहब। फिर सिग्नेचर का कॉपी होना चाहिए आपको, वो भी 30 से 70 KB का। और SC/ST जिन जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके पास भी अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, PDF फॉर्मेट अप टू 500 KB। आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारे सारे जो RRB है, जिसको जिधर से अप्लाई करना है वो यहाँ पे वेबसाइट से देख के जा सकता है। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, इन जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं उनके कारण और उनका रिफंड भी नहीं होता है। मल्टीपल एप्लीकेशन, इनवैलिड फ़ोटो, इनवैलिड सिग्नेचर और डीबार्ड, पहले से अगर डीबार्ड है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं और उनको कोई पैसा भी वापस नहीं मिलता है। इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ई-कॉल लेटर, आपके मोबाइल और जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है उसी पे आपके कॉल लेटर आएगा, कोई पोस्ट से नहीं आएगा, जैसे क्लियर कर दिया गया है, तो उसकी कोई आशा ना रखें। और एग्ज़ाम हॉल में आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड ये सब लेके जाना है। वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, देखिए इसमें 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एट द टाइम ऑफ DV। जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है उसके 2 जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्ट, मतलब खुद का साइन करके उस पर आपका खुद का साइन कर दो, सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। तो 2 लिखाएं आप 4 लेके जाइएगा। और इस स्कैन कॉपी ये सब आपको इस वेबसाइट में आपको पहले से सबमिट कर देना है DV में आने से पहले, एक तरीका पोर्टल है। हालांकि मेन तो यही है आपका। और सारे जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आइदर हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए, आपके रीजनल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन इसमें एलिजिबल है। इसमें एक पहला क्लियर कर दूँ, जो PWD कैंडिडेट्स है जो फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें मेहनत का काम है, मेहनत इन द सेंस फिजिकल मेहनत भी लगती है इसमें। एक असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए, ठीक। और ये सारे स्ट्रीम से अगर आपके पास है तो आप बढ़िया है, आप हो जाओगे। अगर आपने 10th प्लस और कमर्शियल अपना अप्रेंटिस एक्ट किया है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो। और आपके पास डिग्री है, इंजीनियरिंग किया आपने, तो भी तो आप तो हुई माशाल्लाह एलिजिबल। तो इस तरीके से कुछ इसका नोटिफिकेशन है। और ये सारे इतने जो बोर्ड है हमारे रेलवे बोर्ड, इसमें इतनी वैकेंसी है तो आप जाके दे सकते हैं। इसके नीचे फिर जिस तरीके से जिसका फॉर्मेट जैसा है, किसी को डाउट है कि भाई क्रीमिलियर सर्टिफिकेट कैसा होता है, EWS सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो ये रेलवे ने एक खाका दे दिया है आपको, इस तरीके से आपको आइडिया आ जाएगा।